सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग क्यों हुआ? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं इस पे जवाब देने के लिए तैयार हूं, और नेता विपक्ष कह रहे हैं कि हमें जवाब सुनना ही नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ संसद सत्र। अमित शाह सदन में आओ की भेंट चढ़ गया। संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस का एक्शन ही विपक्ष का हथियार बन गया। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान से गोल पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह पर शिफ्ट कर दिया। सरकार ने लाख कोशिशें की डिलिमिटेशन बिल पर बात करने की, मगर राहुल गांधी ने बात अमित शाह से आगे नहीं बढ़ने दी। पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी अमित शाह पर इस तरह हमलावर हुए हों, लेकिन जो तलखी या जो आक्रामकता बीते कुछ दिनों में दिखी है वो अभूतपूर्व ही मानी जा रही है। राहुल गांधी आखिर क्यों अमित शाह के पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं, जो मुहावरा है? क्या कहानी सिर्फ डिलिमिटेशन भर की है या कांग्रेस का प्लान कुछ और है? आज देश की इसी राजनीतिक नूरा कुश्ती पर बात करेंगे, दिन की अन्य खबरों पर भी नजर डालेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। एक महीने तक जंतर मंतर पर धरना चला, अनशन हुआ, संसद मार्च हुआ। नतीजा, उस एनडीए के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा जिसमें कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते थे। 25 जुलाई की दोपहर धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पेज की चिट्ठी लिख करके इस्तीफा दे दिया। आंदोलन की पहली प्रमुख मांग यही थी। इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हो गया, सरकार को झुकना पड़ा। अपने 12 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार इतने दबाव में संभवतः कभी नहीं थी, ऐसा कई राजनीतिक पंडितों ने लिखा। वो अलग मसला है, लेकिन इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार ने भी राहत की सांस ली। सरकार का एक बड़ा सिरदर्द भी खत्म हो गया। लेकिन राहत सरकार के लिए ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे वाली शाम ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगला निशाना गृह मंत्री अमित शाह पर सेट कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई की उसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। We hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in parliament. राहुल ने इसी दिन संकेत दे दिए थे कि विपक्ष अभी संसद तो नहीं चलने देगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। संसद में सिर्फ उन 2 दिनों में चर्चा हुई जब सरकार पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पेश कर रही थी, लेकर के आई थी। 28 जुलाई को बिल पर चर्चा हुई, 29 जुलाई को राहुल गांधी बिल पर बोलने आए, लेकिन उन्होंने बिल पर चर्चा से ज्यादा 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और अमित शाह वाली बात पर बोले कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई, छात्रों को कील वाली लाठियों से पीटा गया। हंगामा तो सदन में चल ही रहा था, पर इसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद ट्रेजरी बेंच में उबाल आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह के आदेश पर दिल्ली में छात्रों पर गोलियां चलाई गई। देश के युवाओं पर गोलियां चलाने का आदेश सीधे गृह मंत्री ने दिया था। इतना कहना भर था कि लोकसभा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे गंभीर आरोप बताया। बोले कि इस बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। खैर, बिल पास हो गया। राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण नहीं दिया। शाम को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस बार तेवर और ज्यादा सख्त थे। राहुल गांधी के हाथ में माइक था, बैकग्राउंड में अमित शाह की एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर जिसके बाईं ओर लिखा था कि आइदर ही ऑर्डर्ड इट, और दाहिनी तरफ लिखा था और ही वॉज अनअवेयर अबाउट इट। यानी संसद मार्च के दौरान पुलिस ने जो कार्रवाई की या तो अमित शाह के आदेश पर हुई या उन्हें पता नहीं था। अगर गृह मंत्री के आदेश पर हुई तो वो कल्पेबल हैं, यानी दोषी हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा, और अगर उन्हें पता नहीं था तो वो इनकॉम्पिटेंट हैं, यानी कि अयोग्य हैं, ऐसे आरोप लगाए।
आज तक की मौसमी सिंह के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते। सरकार से इत्तेफाक रखने वाले लोग जिस बात का शक जता रहे थे, कुछ वैसा होता दिखाई भी दिया। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग आने लगी। पेपर बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह विपक्ष से डर रहे हैं, इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं, और इसी आरोप ने संसद के पूरे सत्र की लाइन सेट कर दी। पेपर लीक बिल पास होने के बाद सरकार ने कई बिल पास करा लिए। अब तक कुल 11 बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि किसी बिल पर चर्चा हुई हो। विपक्ष लगातार अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाता रहा। लोकसभा और राज्यसभा के आवर्स मिनट्स में सिमटते गए। स्थगित शब्द की आवृत्ति बढ़ी, आवर्त काल घटता गया। विपक्ष के सांसद सुबह से संसद के मकर द्वार पर गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, जिनकी अगुवाई कभी राहुल गांधी करते हैं, कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कभी महासचिव प्रियंका गांधी। लेकिन मॉनसून सेशन में सरकार के लिए 11 बिल पास कराना उतना जरूरी नहीं था जितने ये 2 बिल, डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल और एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। एफसीआरए पर सरकार ने पैर पीछे खींचे। इसी सत्र में सरकार को एफसीआरए पास कराना था, लेकिन विपक्ष को बिल के कुछ पहलुओं पर कड़ी आपत्ति थी। विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टियों ने एफसीआरए बिल पर विरोध जताया जिनसे सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराने में मदद चाहिए, जैसे कि स्टालिन की डीएमके, शरद पवार की एनसीपी ने एफसीआरए बिल पर कड़ा विरोध जताया। सरकार ने पीछे हटना ही मुनासिब समझा और आज एफसीआरए बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा से जुड़ा बिल है। बिल को इस सत्र में लाया जाए, इसके लिए सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, राहुल गांधी से खुद संपर्क किया, फोन पर बात की, मिलने भी गए। रिजिजू की राहुल से मुलाकात भी हालांकि बेकार गई, डिलिमिटेशन पर बात नहीं बनी। राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा। अमित शाह सदन में आए, ये मांग करता रहा और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर जवाब की मांग करता रहा। सरकार अब तक ये मान रही थी कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा, लेकिन सत्र के आखिरी हफ्ते में जब सरकार को लगा कि विपक्ष संसद ही नहीं चलने देगा, तो 10 अगस्त को ये खबर आई कि अमित शाह सदन में जवाब देने को तैयार हैं। किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को शांत होकर के उन्हें सुनना होगा। सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। जैसे ही सरकार ने कहा कि अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, उसी दिन शाम को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अब तक मांग थी कि अमित शाह जवाब दें, लेकिन अब मांगों में एक्सटेंशन कर दिया गया। राहुल गांधी ने 3 मांगें रखी। संसद मार्च में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर के जवाब दें, पुलिस के एक्शन की जिम्मेदारी तय हो और प्रधानमंत्री माफी मांगें, और तीसरी मांग अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की चोरी पर संसद में चर्चा कराई जाए। विपक्ष एक के बाद एक मांग बढ़ाता जा रहा है और सरकार को मानना भी पड़ रहा है। सरकार ने कल ये भी मान लिया कि राम मंदिर चंदा चोरी पर भी चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार बता रहे हैं कि विपक्ष के सदन न चलने देने की एक सबसे बड़ी वजह है डिलिमिटेशन बिल। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती कि डिलिमिटेशन बिल सरकार पेश कर सके। राहुल गांधी और कांग्रेस की कम से कम यही कोशिश है कि जो पार्टियां एसेंशियली इंडिया ब्लॉक का पार्ट नहीं है, यानी डीएमके और आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के साथ में इस बिल को लेकर मजबूती से खड़े रहे। लगातार ये संशय जताया जा रहा है कि क्या डीएमके इस बिल को समर्थन दे सकती है। हालांकि डीएमके लगातार इस बात को डिनाई कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम डिलिमिटेशन के विरोध में हैं और लगातार हमारा जो स्टैंड है वो यही रहा है। आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी इसके खिलाफ है। इसके अलावा एनसीपी की तरफ से भी जो रुख है वो मोटा ये है कि वो डिलिमिटेशन पर विपक्ष के साथ में है। तो ऐसे में सरकार डिलिमिटेशन बिल जो जानकार मानते हैं वो इसलिए नहीं लेकर आ रही है क्योंकि वो 100% श्योर होना चाहती है कि अगर इस बिल को हम लेकर आते हैं
तो तमाम जो या तो पार्टियां या तो इसको कंसेंशुअली पास किया जाए, एक मत से पास किया जाए, और अगर ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है तो कम से कम जो 2/3 का आंकड़ा है, जो 360 से ऊपर के जो नंबर है वो कम से कम जुगाड़ा जाए और उसके बाद इसको लाया जाए। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब क्योंकि एक ही दिन शेष है तो कई जानकारों का ये मानना है कि अब इस बिल को अगले सेशन में रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन इस बात को साफ कर दिया गया कि अमित शाह लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। फिर भी विपक्ष नहीं माना तो आज अमित शाह ने मीडिया में आकर के अपनी बात रखी। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद में अमित शाह जब भी बोलते हैं तो साल, महीने, तारीख और तमाम डेटा के साथ बोलते हैं। पिछले 7 साल में गृह मंत्री की कुछ ऐसी ही छवि देश के सामने आई है। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, तैयारी से बोलने वाले सांसद के तौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि अमित शाह को अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया का इस तरह से सहारा लेना पड़े। वो संसद में बोलते हैं अच्छे से, लेकिन बीते 1 महीने में जंतर मंतर के आंदोलन और विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र की राजनीति को बदलते हुए देखा गया है। गृह मंत्री भले ही मीडिया के सामने आकर के ये कहें कि वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें गृह मंत्री को सुनना ही नहीं है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? सरकार और विपक्ष के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे तमाम वाकये इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन ये अपवाद ही होगा कि नेता विपक्ष कह रहे हैं कि उन्हें गृह मंत्री का जवाब ही नहीं सुनना। राहुल गांधी और अमित शाह दोनों ही एक दूसरे पर राजनीतिक हमले पहले से ही करते आए हैं। 1 दशक से ज्यादा समय से दोनों नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पक्ष विपक्ष की नोकझोंक कई दफे निजी हमलों में भी तब्दील होती दिखी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के गृह मंत्री को जिस तरह घेरा, वैसा संभवतः अभी तक दिखा नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये विरोध सिर्फ डिलिमिटेशन बिल को रोकने के लिए किया जा रहा है, या राहुल की रणनीति कुछ और है? और वो थिंकिंग है जो उनके कुछ लोग जिसका जिक्र भी करते हैं कि ये इस मौके पे अमित शाह को घेरा गया है। अमित शाह फर्स्ट टाइम बैकफुट पे आए हैं, डिफेंसिव पे आए हैं। जुलाई 20 को जो लाठीचार्ज हुआ, पेलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, उससे काफी आक्रोश है जेनजी में। और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर राहुल गांधी ने, वो आवाज बुलंद भी की है नौजवानों की कि क्यों हुआ, किसने ऑर्डर दिए। ये बहुत अजीब स्थिति थी, गृह मंत्री का नहीं आना। अगर आते, हल्ला गुल्ला होता, जवाब देते, स्टेटमेंट देते, उसमें फिर नॉर्मलाइज हो जाती चीज। अब वो बढ़ती गई है। और वो जो एडवांटेज सीज किया है ऑपोजिशन ने कि उनको डिफेंसिव पे कर दे, और जो उनका ऑरा रहा है ना एक इनविंसिबल लीडर का, टफ लीडर का, उसमें थोड़ा सा सेंध लगी है, ये तो मानना पड़ेगा। तो सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी कह रही हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेला है, कांग्रेस उसी का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए अमित शाह को सीधे निशाने पर लेकर उनकी इमेज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इसमें एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं। राजदीप कह रहे हैं कि राहुल जानबूझकर नरेंद्र मोदी के बजाय अमित शाह पर हमलावर हैं। राहुल गांधी भविष्य की राजनीति को देख रहे हैं, जिसमें अमित शाह का रोल अब अहम होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है वो अमित शाह चला रहे हैं, और अगर आप अमित शाह को अटैक करें तो आप नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे इस सेशन में उन्होंने लगातार अटैक अमित शाह जी पर किया है। ये एक तरह से टैक्टिकल कहिए, स्ट्रेटेजिक कहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कांग्रेस के लीडर के मन में है कि जब तक आप अमित शाह को कमजोर नहीं करेंगे या उन पर हमला नहीं करेंगे, आप मोदी जी को कमजोर नहीं करते। तो ये उनकी रणनीति है।
जो पहले दिन से साफ हुई, जिस दिन जुलाई 20 को प्रोटेस्टर्स पर वो आक्रमण हुआ, उसके बाद लगातार आप देखेंगे राहुल गांधी ने जो हमला किया है वो डायरेक्टली अमित शाह जी पर किया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा पर्सनल भी बन गया है। अमित शाह जी और एक तरफ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कहिए, दूसरी तरफ गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी ने डायरेक्टली गांधी परिवार को एक तरह से बार बार कटघरे में रखने की कोशिश की है। तो ये उनको एक तरह से राहुल गांधी को मौका मिल गया अमित शाह जी को कटघरे में रखने के लिए। तो ये भी कहीं आप उसे बदले की राजनीति कहिए या जिस तरह की राजनीति इस समय इस देश में हो रही है, वो इसका एक हिस्सा है। बहुत ही पर्सनल हो गई है राजनीति, कोई दोस्त नहीं रहे राजनीति में, सब दुश्मन बन गए। कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। संसद सत्र भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी के कई एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन राहुल गांधी 2029 के पॉलिटिकल गोल्स भी सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर में अभी इतना ही, बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। जस्टिस यशवंत वर्मा, वही जिनके सरकारी घर पर बेहिसाब नोटों के बंडल मिले थे, मामला कोर्ट कचहरी होते हुए संसद भी पहुंचा था। आरोपों की जांच के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक जांच कमेटी बनाई थी। आज कमेटी ने रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोप सही पाए गए हैं। कमेटी ने आगे की कार्रवाई की सिफारिश की है। सूत्र बता रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। आरोप क्या थे उन पर? आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नकदी मिलना, अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना और टाल मटोल भरी सफाई देना। जांच में सामने आया कि स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों की एक बड़ी रकम रखी थी, जिसका कोई हिसाब किताब उपलब्ध नहीं था। जस्टिस वर्मा नहीं बता पाए कि ये पैसा कहां से आया, किसका था और वहां क्यों रखा था। कमेटी ने दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के बयानों पर भरोसा किया। इन लोगों ने बताया कि कमरे में नोटों के बंडल, ढेर और गड्डियां फैली हुई थी। रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी रूपचंद के बयान का जिक्र है। उनसे पूछा गया कि क्या वहां 5 लाख रुपए से ज्यादा रकम थी, जिस पर उन्होंने कहा कि 5 लाख तो बहुत छोटी रकम है, पैसा उससे कहीं ज्यादा था। हालांकि उस वक्त पुलिस या दमकल टीम ने ना तो पैसों को जब्त किया और ना ही उन्हें गिना। पैसों की कोई लिस्ट या कोई पंचनामा नहीं बनाया गया और ना ही सबूत के तौर पर कोई सैंपल उसका अपने पास रखा गया। जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया कि स्टोर रूम उनके लिविंग क्वार्टर्स वाले हिस्से से अलग था, वहां कर्मचारी और मेंटेनेंस वाले आते जाते रहते थे। कमेटी ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि वो कमरा जज को मिले सरकारी बंगले के भीतर ही था। जज ने खुद माना था कि उसमें उनकी शराब की एक अलमारी रखी थी, जिस पर ताला लगा था और उसमें उनका पर्सनल सामान था। इससे उनका ये दावा कमजोर पड़ जाता है कि उस कमरे पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। जब अपने बचाव में सबूत पेश करने का मौका मिला तो जस्टिस वर्मा जांच प्रक्रिया से बाहर हो गए। वो खुद गवाही देने नहीं आए और ना ही उन्होंने अपने परिवार, ऑफिस स्टाफ, नौकरों या सुरक्षा कर्मियों में से किसी को गवाह बनाकर बुलाया। पहले तो जज साहब ने कैश होने की बात से इनकार कर दिया। बाद में वो कहने लगे कि ये फर्जी नोट हो सकते हैं, किसी ने साजिशन वहां रख दिए होंगे या स्टाफ की गलती होगी, लेकिन उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। इस कारण कमेटी ने माना कि उनके दिए गए जवाब घुमावदार, अधूरे और गुमराह करने वाले थे। जस्टिस वर्मा अप्रैल में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं, लेकिन कानून मंत्रालय की ओर से उनके इस्तीफे को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। फिलवक्त चर्चा है कि कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद क्या उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। नमक से लेकर नैनो तक बनाने वाले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से हटने का फैसला किया है। फरवरी 2027 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद वो चेयरमैन पद के लिए अपना नाम पेश नहीं करेंगे। चंद्रशेखरन का टाटा ग्रुप के साथ 40 साल लंबा करियर रहा। 2017 में उन्होंने टाटा सन्स का कार्यभार संभाला था। वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी चेयरमैन रहे। चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा सन्स का नेतृत्व करना उनके लिए बड़े सम्मान और जिम्मेदारी की बात रही है। इस्तीफे की खबर आते ही टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। आंकड़े गवाह हैं कि एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में ग्रुप का कुल रेवेन्यू, मुनाफा और दायरा बढ़ा है। 2020 में रेवेन्यू 7.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2026 में 16.24 लाख करोड़ हो गया। ऐसे में इस्तीफे का फैसला क्यों लिया? इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 में उनके कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा गया था, लेकिन बोर्ड में मौजूद टाटा
ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। 5 की जगह 2 साल का कार्यकाल देने की वकालत की थी। बताया जा रहा है कि सर्वसम्मत फैसला नहीं होने पर उन्होंने हटने का विकल्प चुना। बाकी और क्या कारण रहे एन चंद्रशेखरन की जगह अब रेस में कौन से नाम होंगे उनकी जगह लेने के लिए, ये जानने के लिए आप हमारा बिजनेस की खबरों से जुड़ा शो खर्चा पानी देख सकते हैं। तो आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।